भाई मैं जब दिल्ली से चला तो मैं बहुत यात्रा भीरु व्यक्ति हूँ और आजकल तो बिल्कुल भी आता जाता नहीं हूँ। तो आने से पहले काफी घबराहट थी मेरे मन में। रात भर सो नहीं पाया था मैं कि कैसे सुबह जाना है, उठना है, कितना लंबा सफर होगा, वहां कैसी व्यवस्था होगी। लेकिन रवि मोहन जी ने जब आश्वस्त किया और इतने प्यार से बुलाया तो मुझे लगा कि न जाना बहुत गलत बात होगी और इसलिए मैंने तय कर लिया। फिर भी आते वक्त एक भय मिश्रित उत्साह था मन में, जो यहाँ आते आते तक भय गायब हो गया और उत्साह प्रसन्नता में बदल गया। जिस तरह से आप लोगों को काम करते हुए देखा, जो प्रतिबद्धता दिखाई दी, जो सरोकार दिखाई दिया थिएटर के लिए अपने अतिथियों के प्रति, उससे मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। और मेरे जीवन में ऐसे कम अवसर आए हैं जब मुझे कहीं जाकर इतनी प्रसन्नता हुई हो, इतनी खुशी हुई हो। और रास कला मंच की रंग यात्रा के बारे में कब जानने को मिला, देखने को मिला, तो मेरे मन में इस संस्था के प्रति, इसके रंगगुरु रवि मोहन जी के प्रति और इनकी पूरी टीम के प्रति एक बड़े सम्मान की भावना पैदा हुई। मुझे लगा कि अपेक्षाकृत एक छोटी सी जगह में इतना बड़ा आयोजन, सारे देश से रंग कर्मियों को चुनकर बुलाना, उन्हें सम्मानित करना, इतना बड़ा नाट्य समारोह आयोजित करना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। जब तक कि करने वालों के मन में पूरी आस्था के साथ साथ एक समर्पण भाव भी न हो और करने का पक्का इरादा न हो, तो इस तरह के काम आसानी से होते नहीं हैं। इसलिए यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैं प्रभावित भी हुआ। पुरस्कार के बारे में, ये जो सम्मान सर आपको दिया गया है, रास कला मंच के लिए तो अहमियत रखता ही है और इसकी गरिमा बढ़ जाती है जब आप जैसे प्रबुद्ध जो है कलाकार या आर्टिस्ट आकर के ग्रहण करते हैं। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जैसे लोग आप मिले, कई प्रभुतियों से आपको बहुत समय बाद मिलना हुआ, जैसे केवल धालीवाल जी का कल नाटक था, उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि भी आप भी आए हैं और उनके एकदम ये सब चीज़ें वो थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप करिए। यहाँ आने के बाद मैं अपने कई मित्रों से पहली बार मिला और मुझे खुशी हुई कि दिल्ली में रहते हुए हम जिन लोगों से नहीं मिल पाते, उन लोगों से यहाँ आकर मुलाकात हो गई। जैसे केवल धालीवाल एनएसडी में रहे,
परिचित भी हैं, बातचीत भी फ़ोन पर होती है कभी कभी। हालांकि मैं अमृतसर कभी नहीं गया, लेकिन वो मेरे काम से और मैं उनके काम से परिचित रहे हैं। तो कल वहाँ जब मिलना हुआ तो ऐसा लगा कि जैसे बरसों बाद दो बिछड़े हुए भाई या मित्र मिलते हैं और एकदम भावुक हो गए, वो भी और मैं भी। ईश्वर शून्य बहुत समय से ही दिल्ली में काम कर रहे हैं और वो कई बार फोन भी कर चुके थे कि आपसे मिलना है, लेकिन संयोगवश हो ही नहीं पा रहा था। कभी वो नहीं आ पाते और कभी मेरा घर पर भी होना मुश्किल होता था बात करना। तो यहाँ आकर हम लोग मिले तो और भी बहुत सारे मित्र थे, उनसे परिचय हुआ। जानते थे, बहुत सारे लोग जानते थे जिन्होंने कहा कि हम आपके काम से परिचित रहे हैं, लेकिन यहाँ आकर आपके सानिध्य में बात करके बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो आज अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी सफल हैं, बड़े हैं। उसके बावजूद उन्होंने जो सम्मान मुझे दिया, जो प्यार मुझे दिया, जाहिर है मेरी उम्र की वजह से ही होगा, पर अच्छा लगा ये जानकर कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते, मगर जो आपके काम से परिचित हैं और मिलकर खुश होते हैं। तो ये एक जीवन की उपलब्धि की तरह से मैं मानता हूँ और इसका साधन, इसका माध्यम रास कला मंच का आयोजन बना। इसलिए मैं इस मिलन के लिए भी, दोस्तों से मिलन के लिए भी, तमाम रंगकर्मियों के साथ बातचीत करने का अवसर देने के लिए भी रवि मोहन जी का धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोगों को इन्होंने बुलाया है, सारे के सारे, अपने बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी अब तक देश के बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित और सक्रिय रंगकर्मियों को इन्होंने सम्मानित किया है। और एक बात और कि जिन महान रंगकर्मियों के नाम पर ये सम्मान देते हैं, उस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उसमें से कई तो ऐसे हैं जिनका निधन अभी पिछले वर्ष या इस वर्ष हुआ है। उनके नाम से भी पुरस्कार दिए गए। ये बात मुझे बहुत कहीं दिल को छू गई है कि पुरस्कार के नामों के साथ, इतने बड़े बड़े दिग्गज नामों के साथ नई पीढ़ी के लोगों को जोड़ा गया, सम्मानित किया गया और उनके बारे में पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया गया। ईमानदारी से कहूँ तो हरियाणा के रंगमंच के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं रही और जो काम देखा सुना उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद भी मुझे नहीं लगती थी। एक सामान्य सा एक आभास सा था कि हाँ होता तो है हरियाणा में भी थिएटर, लेकिन चूंकि मैं राजधानी में रहता हूँ तो हरियाणा का बहुत कम प्रतिनिधित्व वहाँ देखने को मिलता है। कुछ लोग हैं जो निकल कर गए हैं, बहुत NSD में भी गए और बहुत काम भी किया है उन्होंने, उनके नाटक भी अच्छे हुए हैं, लेकिन
कोई ऐसा नहीं लगता था कि कोई आंदोलन की तरह से कोई चीज बन रही है जैसे कि बाकी भारतवर्ष में दिखाई पड़ती है। लेकिन यहां आने के बाद, हालांकि मैं रुक नहीं पा रहा हूं, इनका नाटक देखकर अगर जा पाता तो बहुत खुशी होती, लेकिन कल का जो नाटक देखा केवल धालीवाल का बुल्ले शाह के बारे में, बहुत अच्छा लगा। और जो अन्य मित्रों से सुनने को मिला तो रास कला मंच के नाटकों की भी वो बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो मेरी धारणा में परिवर्तन जरूर आया है। मैं ऐसा लगता है मुझे कि राष्ट्र की मुख्य धारा में हरियाणा बहुत तेजी के साथ जुड़ रहा है और हमारे देश के रंगमंच में इसका जो योगदान अब तक परोक्ष रूप से रहा है, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने होगा और तब इसका ठीक ठीक मूल्यांकन हो पाएगा, जो कि होना चाहिए। और अब तक हमारी पीढ़ी के लोगों तक इसकी उपेक्षा होती रही है, जिसका एहसास मुझे यहाँ आकर हुआ। वैसे संदेश जैसी चीज से तो मैं बहुत घबराता हूँ। अपने को कभी इस योग्य नहीं समझा कि मैं किसी को संदेश दे सकूं। मुझे उपदेश जैसा लगता है और उपदेश से हर कोई घबराता है, घबराना चाहिए। लेकिन पिछले लगभग 50 वर्षों से थिएटर से जुड़ाव के बाद और सारे देश का थिएटर, लगभग प्रतिनिधि थिएटर देखने का अवसर मुझे मिला है। कुछ एक चीजें इधर खास तौर से देखने को मिल रही हैं कुछ वर्षों से। पहली बात तो यह है कि नई पीढ़ी रंगकर्म की तरफ थिएटर को महत्वपूर्ण मानकर उतना नहीं आ रही है जितना सिनेमा और टीवी की सीढ़ी के तौर पर स्वीकार करके आकर्षित होते हैं। लेकिन मैं इसे गलत भी नहीं मानता। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एनएसडी से या दूसरे नाट्य संस्थानों से प्रशिक्षण लेने के बाद एक तरह से समाज का उन पर ऋण होता है और उस ऋण को चुकाना उनके लिए जरूरी होता है, तो उन्हें थिएटर करते रहना चाहिए, ये उनका नैतिक दायित्व है। लेकिन मैं इस बात में थोड़ी सी अपनी बात ये जोड़ना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारे समाज के मूल्य बदले हैं और लगातार बदल रहे हैं, कलाकार भी उसी समाज का हिस्सा है। उसे अपने को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को एक सम्मानित जीवन जीने के साधन उपलब्ध कराने के लिए जो कुछ चाहिए वो हमारा हिंदी थिएटर कम से कम देने में असमर्थ रहा है। और उसका बड़ा कारण ये रहा कि व्यावसायिक रंगमंच से हम हमेशा आतंकित रहे। मेरे जो गुरुजन थे
वो एकदम से ऐसा लगता था कि व्यावसायिक रंगमंच की बात की अगर, तो ये जो थिएटर को हम पवित्र गाय मानकर पूजते रहते हैं, उसका सम्मान कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं समझता। मुझे लगता है कि अगर हम आने वाली पीढ़ी को आर्थिक दृष्टि से भी कुछ लाभ कमा देने का मौका दें, तो जो शौकिया रंगकर्मी हैं उनका आकर्षण रंगमंच के प्रति, रंगमंच के लिए ही ज्यादा होगा। क्योंकि ओम शिवपुरी के जमाने से लेकर और राज बब्बर और ओमपुरी और नसीर, जितने भी लोग गए हैं, पंकज कपूर, वो सब के सब कहीं ना कहीं अब भी मन में महसूस करते हैं कि यार जो बात थिएटर में थी वो उसमें है नहीं। ठीक है, आपको प्रतिष्ठा मिल जाती है, आपको पैसा मिल जाता है, हालांकि वो भी सबको नहीं मिलता, ज्यादातर तो वहां जाकर भूखे मरने की नौबत आती है, लगभग वापस आने को होते हैं। कई बार कई मित्रों से कहा कि मैं तो सोच ही रहा था कि वापस चला जाऊं, लेकिन वापस जाते हुए भी शर्म आती है कि क्या किस तुफैल में चले गए थे, क्या पाया तुमने। तो शर्मिंदगी के बारे में वहां रहना पड़ता है, तो वो न वहां उन्हें कुछ मिलता है और न यहाँ लौट पाने में उनके लिए अवसर होते हैं। ना तो जो रंगमंडल है उनके लिए उनके दरवाजे खुले होते हैं, जैसे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल के बारे में मैं जुड़ा रहा हूं बहुत समय तक, तो मैं जानता हूं कि 6 साल का जो उन्होंने नियम बनाया है वो एक बहुत ही अजीब, कारंत जी के जमाने में बना था, तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कहा अपने जीवन का सबसे सक्रिय और रचनात्मक समय वो थिएटर को दे देते हैं और 6 साल के बाद आप कहते हैं कि अब आप जाइए, तो वो ना थिएटर करने लायक रहते हैं और ना वहां जाने लायक रहते हैं। तो इस मामले में हमें थोड़ा सा ऐसा प्रयास भी करना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति थिएटर से गया है दूसरे माध्यम में, तो उसके लौटने के लिए रंगमंच के द्वार खुले रहने चाहिए। वो जिस संस्था से भी गया है उस संस्था में आकर वो अगर कुछ समय के लिए भी काम करना चाहता है तो उसे वो अवसर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए बहुत समय से मैं इस बात को कई बार कहता रहा हूं, बार बार कहता रहा हूं कि जो समर्थ संस्थाएं हैं उन्हें, जैसे दिल्ली के बारे में मैं कहूं तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास अपने बहुत सारे प्रेक्षागृह हैं और जो खाली भी रहते हैं, बहुत समय तक अभिमंच खाली रहता है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या दूसरे संस्थानों से जुड़े हुए या बिना उसके भी जो अनुभवी रंगकर्मी हैं उनका एक सहकारी रंगमंडल बनाना चाहिए। जिस तरह से वो अपने रंगमंडल को पूरी तरह से तनख्वाह देते हैं, पूरी व्यवस्था करते हैं, उसके बजाय उन रंगकर्मियों को अगर वो थोड़े से साधन, रेगुलर तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, उस तरह से उनकी सहायता करें कि आपके लिए हम प्रेक्षागृह उपलब्ध कराएंगे और सुविधाएं भी देने के लिए तैयार हैं, वो उसी का रंगमंडल रहे, लेकिन उसका जो अर्थतंत्र है वो उनके कंधों पर रहे। अब ये लोग क्या करते हैं कि शायद ही कोई नाटक ऐसा हो कि वो उसकी लागत भी उनको वापस आ पाती हो, और वो इसके लिए चिंतित भी नहीं है, क्योंकि सरकार देती है तो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं मानते। तो इस तरह से वो लोग जो अब
काम करना चाहते हैं और उन्हें समय या स्थान नहीं मिल पा रहा, उन लोगों की रचनात्मकता को भी अवसर मिलेगा और समाज को उसका लाभ मिलेगा। नए रंगकर्मियों के लिए मैं इतना एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, जो कारंत जी के साथ मैंने बहुत समय तक समय बिताया है। उन पर जब किताब लिख रहा था तो बहुत नजदीक से देखने जानने का मौका मिला। तो उनके एक शिष्य ने सवाल किया कि कारंत जी देखिए, मैं तो 15 साल से थिएटर कर रहा हूं और ना मुझे पैसा मिला, ना कोई प्रसिद्धि मिली, और वो देखिए 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद फिल्म में गया और एक फिल्म करके वो इतना प्रसिद्ध हो गया, तो मैं थिएटर करके क्या मुझे मिला? इससे तो अच्छा है आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चला जाए। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर ये शब्द कहा कि यहाँ प्रसिद्धि लिखो। लिख दिया प्रसिद्धि। फिर उन्होंने कहा इसी के लिए तुम लालायित हो ना, इसमें से प्र काट दो, तो क्या बचा? सिद्धि। तो थिएटर से तुम्हें सिद्धि मिलती है और दूसरे माध्यमों से प्रसिद्धि मिलती है। प्रसिद्धि सिद्धि के पीछे पीछे चलती है, उसके पैरों का अनुकरण करती है। इसलिए ये चिंता मत करो। अगर तुम्हारी साधना में दम है, अगर तुम सिद्धि कर लेते हो, रंगमंच को सिद्ध कर लेते हो, तो जो तुम्हें मिलेगा वो बहुत लंबे समय तक रहेगा। और प्रसिद्धि तो आनी जानी चीज है। आज मिली कर काम खराब हुआ तो नजरों से गिर गए। दूसरी बात ये कि थिएटर का आकर्षण जो है वो बाकी चीजों से बहुत अलग है। एक तो जीवंत माध्यम है, और आज के समय में तो और भी ज्यादा लोग कहते हैं जी इतना टीवी आ गया, फिल्म आ गया, तो अब रंगमंच के लिए जगह नहीं बची, टीवी ने सब कुछ ले लिया। तो ऐसा नहीं है। वो एक बहुत पुराना सा गाना था कि तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला ना सकेगी, मैं बात करूंगा तो वो खामोश रहेगी। तो ये निर्जीव तस्वीरें जो हैं, उस सजीव अभिनेता के साथ जो हमारा साक्षात्कार होता है, उसका स्थान कभी नहीं ले सकती, उसका प्रभाव कभी नहीं वो पड़ेगा। क्योंकि आज हमारा समाज बहुत अकेला होता जा रहा है और रंगमंच जैसा सामाजिक और सामूहिक माध्यम ही एकमात्र उम्मीद नजर आती है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े रखने में मदद कर सकती है। वही एक माध्यम है। टीवी में आप देखिए तो अपने आकार से व्यक्ति बहुत छोटा दिखाई देता है, सिनेमा के स्क्रीन पर बहुत बड़ा दिखाई देता है। सिर्फ रंगमंच ही एक ऐसा माध्यम है जहां मनुष्य के अपने आकार में, अपने स्वरूप में पूरा दिखाई पड़ता है। आप उसके समकक्ष, उसके सामने होते हैं और आप दोनों के बीच जो एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है और हमसे अभिनेता प्रभावित होते हैं और अभिनेता से हम। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि नई पीढ़ी को थिएटर से जुड़ना चाहिए और कुछ और पाने के लिए नहीं, अपने आप को अधिक समृद्ध करने के लिए, अपने आप को अधिक जानने के लिए, अपने समाज से जोड़ने के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण माध्यम है। धन्यवाद। सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन से निकल आया। जिस तरीके का मतलब भारत सरकार से जिस तरीके का अनुदान और ये सब चीजें मिलती हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ नहीं मिलता है, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत कुछ मिलता है। कितनी मतलब ईमानदारी से जो नाट्य संस्थाएं हैं, जो नाट्य दल हैं, या जो व्यक्तिगत तौर पर रंगमंच कर रहे हैं,
इन योजनाओं से कितना कर पा रहे हैं, उसमें रंगमंच की कितनी भलाई हो रही है या कितना उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके बारे में 2 मिनट आप अपने अनुभव से जितना आपको लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और आपके मतलब मुख से अगर इसके बारे में 2-4 लाइन या 8-10 लाइन आएंगी तो मुझे लगता है कि इस बारे में मेरे विचार थोड़ा क्रिटिकल है। जैसे भी आप दीजिए हमें स्वीकार्य है। हमारे थिएटर के साथ अक्सर आरंभ से ही ये सवाल जुड़ा हुआ है कि थिएटर को सरकारी सहायता क्यों मिलनी चाहिए और कितनी मिलनी चाहिए। पहली बात तो ये कि सरकार के पास जो सहायता देने का पैसा है वो हम लोगों का ही पैसा है और पैसा कमाऊ थिएटर से हम इसीलिए बचते रहे हैं कि उस रंग कर्म को करते रहने के लिए हमें ऐसे बहुत से समझौते करने पड़ते हैं जो एक गंभीर रंगकर्मी होने के नाते हम नहीं कर पाते साधनों के अभाव में। उसके लिए सरकारी सहायता की जरूरत होती है और अक्सर ये कहकर हम डर जाते हैं कि सरकार अगर सहायता देगी तो सरकार का नियंत्रण भी हम पर रहेगा, तो हम अपने मन का काम पूरी स्वतंत्रता के साथ नहीं कर पाएंगे। सेंसरशिप भी होती थी। मुझे याद है जब पहली बार गिद्ध नाटक हुआ था तेंदुलकर का, तो मुंबई के सेंसर बोर्ड ने ये कहा था कि उसमें बार बार खून का रंग दिखाया जाता है कि लहू बह रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये रंग लाल रंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, खून खराबा नहीं दिखा सकते आप मंच पर। तो दुबे ने नाटक के शुरू सत्यदेव दुबे कर रहे थे, तो मंच पर आकर ये कहा कि देखिए, जहां जहां नाटक में आपको नीला रंग दिखाई दे उसे आप लाल रंग समझिए और जो कुछ उन्हें करना था वो सब वैसा ही किया जैसा वो करना चाहते थे। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर नहीं चल सकता। कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल थिएटर के लिए ये संभव नहीं होता, लेकिन थिएटर का विकास उसी के माध्यम से होता है। व्यावसायिक थिएटर करने वाले लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन शौकिया रंगमंच के रंगकर्मी ही हमेशा बने रहेंगे। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी तुरंत उसको खालीपन को भर देने के लिए तैयार रहती है। तो इधर देखा ये जा रहा है कि कुछ संस्थाओं को, और उन संस्थाओं में मैं उन संस्थाओं का भी नाम लेना चाहूंगा जो सिर्फ कागजों पर बनती हैं, जिनका कोई अता पता नहीं होता, लेकिन अपने संपर्कों से वो हर साल ग्रांट ले लेते हैं और उस कमेटी में बैठने वाले कई मित्रों से ये सुनने को मिला कि अगर आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हों तो हम आपको इतनी ग्रांट दिलवा सकते हैं। और एक बार तो एनएसडी के एक निर्देशक ने सार्वजनिक रूप से ये बात कही
कि इतना कट आप दे दीजिए तो इतनी ग्रांट आपको मिल जाएगी। तो ये अपने आप में हम लोगों की नैतिकता पर भी सवाल है, और जो हम रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहां जाते हैं, तो ये बात जब हम दूसरों के बारे में कहते हैं, तो जब हमारे ऊपर ये दायित्व आता है तो हम कैसे भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स खराब हैं, ये लाल फीताशाही चलाते हैं, ये भाई भतीजावाद करते हैं। लेकिन मैं अपने अनुभव से जानता हूं, कई मीटिंग्स में जाने का मौका मिलता है कि जब कलाकारों पर ये जिम्मेदारी आती है तो वो उससे 19 नहीं होते, वहां भी वही हाल होता है। बल्कि कभी कभी तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वहां निर्णय करने के लिए बैठे हैं, विचार विमर्श करने के लिए बैठे हैं, और जेब में वो नाम लेकर आ पाए हैं कि किसको पुरस्कार देना है और क्या करना है, और 3 लोगों को आपने पहले ही पटा रखा है। तो ये हम लोग भी जब ये करते हैं तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह है कि सरकार को निश्चित रूप से ये ग्रांट बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो सचमुच उसके हकदार हैं उसके चुनाव में पूरी सख्ती से जांचना परखना चाहिए, और उससे भी ज्यादा उनके काम का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सिर्फ कागजों पर के 3 तस्वीरें उन्होंने लगा दी, 2 रिव्यूज लगा दिए और अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी। मैं दिल्ली के ही एक, अब वो नहीं है हमारे बीच, जानता हूं कि जो पूरा शो भी नहीं करते थे और फोटो खिंचवा कर रिहर्सल की, और हर साल ग्रांट ले लेते थे, और सबको मालूम था। मैंने एक बार विरोध में लिखा तो मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। हालांकि मैंने उनका नाम नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ यही कहा था कि सरकार ग्रांट देती है तो उसे ये पूछने का हक है कि भाई आपने क्या किया। तो जो लोग थिएटर से जुड़े हुए हैं उनकी भी सम्मति उसमें होनी चाहिए। एक अखबार की कटिंग लगा देने से तो कुछ नहीं होता। ज्यादातर स्थानीय अखबार तो जो आप देते हैं वही छाप देते हैं, वो उनके अपने समीक्षक होते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसमें घपलेबाजी भी बहुत है। कई ऐसे लोगों को मिलता है अनुदान और मिलता चला जाता है, जो सिर्फ उस अनुदान के लिए साल में 1 नाटक करते हैं, और वो भी किसी फेस्टिवल के दौरान करते हैं, वहां से पैसा ले लेते हैं, ग्रांट ले लेते हैं, पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। उसके बाद कोई शो ही नहीं होता। भारंगम में आकर 2 शो किए, और ना उससे पहले उसका कोई शो है ना उसके बाद में कोई शो है। तो इस तरह की चीजों को थोड़ा कठोरता से देखना चाहिए कि जो जेन्युइन थिएटर करने वाले लोग हैं उनको उनकी जरूरत के हिसाब से पूरा अनुदान मिले, और जो लोग केवल अपने आप को प्रतिष्ठित करने के लिए रंगकर्म को साधन मानकर पुरस्कार, सम्मान, अनुदान, विदेश यात्रा, सेमिनार, ये सब कुछ हड़पे रहते हैं, उनका भी सही सही मूल्यांकन करना चाहिए। और रंगमंच को सहायता की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन रंगकर्मियों को भी ये सोचना चाहिए कि बैसाखियों के सहारे जिंदगी तो नहीं चल सकती। थोड़े वक्त तक तो आपको मदद की जरूरत है, होती है, लेकिन आप उसी पर निर्भर रह जाएं, जैसा कि ज्यादातर हुआ है कि 30-30 साल से आप थिएटर कर रहे हैं और सिर्फ उतना ही करते हैं जितना सरकारी सहायता मिलती है आपको। आपको उस सहायता के माध्यम से खुद अर्न करने की भी तो कोशिश करनी चाहिए।
इसलिए सत्यदेव दुबे ने एक बार बहुत तल्खी से ये बात कही थी। मैं इंटरव्यू ही कर रहा था, तो वो एनएसडी के और मध्य प्रदेश वगैरह के काफी कटु आलोचक थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये इतने बड़े बड़े रंगमंडल भी सिर्फ अनुदान की बैसाखियों पर ही सारी उम्र चलना है इन्हें, तो ऐसे रंगमंच को चलाते रहने के बजाय उसका मर जाना बेहतर है। कि उसे हमेशा बैसाखियों पर, अरे उसको अपने पैरों पर खड़े होने का आप उसके लिए सहायता कीजिए, उसे मदद कीजिए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। वो कल को कहे कि नहीं मुझे जरूरत नहीं है आपके। और कई लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने सरकारी सहायता रिफ्यूज की है। दुबे खुद उसका उदाहरण थे। 2 साल तक उन्होंने शुरू में ग्रांट ली, फिर छोड़ दिया। तो कहते हैं कि इतनी तरह के फॉर्म भरो, इतनी तरह के, सारा आदमी थिएटर करेगा या ये करेगा सब। तो ये बहुत जरूरी है कि आत्मसम्मान के साथ करें, अपना अधिकार मानकर ग्रांट लें और उसे सहायता मात्र समझें। उसे ये ना समझ लें कि आपका थिएटर करेंगे तो सिर्फ पैसा तभी करेंगे जब पैसा मिलेगा, और उतना ही करेंगे जितना मिलेगा। वो आपकी मदद करने के लिए है। आपका सारी जिंदगी बैसाखियों की तरह से सहारा बनने के लिए नहीं होना चाहिए, जैसा कि ज्यादातर, सभी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ज्यादातर हिंदी क्षेत्र में हो रहा है। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए और ये मानते हुए कि ये एक संघर्ष है, आपको अपने आप को जानने का, समाज को जानने का, समय का, सरोकारों का, नैतिक मूल्यों का और मूल्यहंता परिस्थितियों से लड़ने का। अगर ये सरोकार आप में है, ये साहस आप में है इस चुनौती को स्वीकार करने का, तभी आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। ये सिर्फ हिम्मत वालों के लिए है, आत्म प्रतिष्ठा करने वालों के लिए या आत्म प्रदर्शन करने वालों के लिए ये माध्यम नहीं है। ये आपसे बहुत कुछ चाहता है, देता भी बहुत कुछ है, लेकिन मांगता भी है। ये सिर्फ लेने का साधन नहीं है, पहले आप देंगे तो फिर आपको मिलेगा भी। इस उम्मीद से आपको थिएटर के क्षेत्र में आना चाहिए। और मैं नई पीढ़ी को बहुत स्वागत करता हूँ कि वो नए नए हौसलों के साथ, नए नए विचारों के साथ, नई उम्मीदें जगाने के इरादे से पुरानी पीढ़ी से आगे बढ़ने के हौसले लेकर आए, तो सारा देश उसके स्वागत के लिए तैयार है। थैंक यू। मैंने पहले भी इस बात की चर्चा की कि क्योंकि थिएटर रोजी रोटी नहीं देता, समाज के साथ समाज का उतना ही सम्मानित व्यक्ति बनकर उसे समाज स्वीकार नहीं करता। फिल्म करने वाले स्टार बन जाते हैं और लोग उन्हें सर माथे पर बिठाते हैं, जबकि थिएटर करने वालों को, बड़े से बड़े अभिनेता को, मैं कईयों को जानता हूं जिन्होंने तमाम उम्र थिएटर किया, लेकिन एक फिल्म करने के बाद वो सारे देश में जाने माने कलाकार हो गए। तो हम ये भी बहुत समय से, जब से हिंदी थिएटर शुरू हुआ, एक मिथ सा बन गया है कि भाई दर्शक नहीं है, दर्शक नहीं है। हम इस बात की बहुत चिंता करते हैं और अक्सर बड़ी छाती पीट पीट के इसका रोना रोते रहते हैं कि हिंदी में मौलिक नाटक नहीं है, हिंदी में दर्शक नहीं है।
मैं इसे दूसरी तरह से देखता हूं। ठीक है, शुरू में कई कारण थे, हमारे पास छोटे ऑडिटोरियम्स नहीं थे और पारसी थिएटर की प्रतिक्रिया में हमारा रंगमंच शुरू हुआ था। तो उसके दूसरे एक्सट्रीम पर जो एकदम सार्थक और गंभीर रंगमंच था, उस व्यावसायिक रंगमंच के विरोध में खड़ा हुआ था, एक्सपेरिमेंटल था। तो उसके लिए ज्यादा दर्शक कहीं भी नहीं होते। वो तो एक प्रयोगशाला की तरह से है, बिल्कुल, कि आप नई जमीन तोड़ते हैं और उसको उपजाऊ बना देते हैं, फिर उस पर व्यावसायिक थिएटर वाले उसमें अपना बीज बो के फसल काटते रहते हैं। उनका काम सिर्फ जमीन तैयार करना होता है। तो ऐसे लोगों के लिए छोटे प्रेक्षागृह की अपेक्षा थी कि जिसमें 100-200 लोग अगर आ जाएं तो वो हॉल भरा हुआ दिखाई दे। लेकिन हमारे यहाँ क्या था, बार बार दिल्ली का ही उदाहरण देना पड़ता है, मुझे बाकी ज्यादा जानकारी नहीं है। अब कमानी थिएटर है, श्री राम रंगमंच है, श्री राम थिएटर का। अब वहां 300-400 लोग अगर बैठ सकते हैं, तो हमारे पास शौकिया थिएटर के दर्शक इतने थे ही नहीं, हो ही नहीं सकते थे। लेकिन उस ऑडिटोरियम में जब वो नाटक करने पड़ते थे, तो मुझे मालूम है राजेंद्र नाथ ने गिनी पिग नाटक किया था, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक था, बहुत मतलब हिला देने वाला नाटक था। लेकिन उसके 3 शो में सिर्फ 25 या 30 लोग आ पाए थे। और आईफैक्स में उन्होंने किया था, सारा हॉल खाली नजर आता था। तो ये इंप्रेशन बनता चला गया कि हिंदी में दर्शक है ही नहीं, दर्शक नहीं है, दर्शक नहीं। अब मैं देखता हूं कि अभी भारंगम होता है या कोई भी और बाहर से आता है, कोई अच्छा थिएटर करता है, लोकल भी, तो 1-1 हजार के 2-2 हजार के टिकट्स बिकते हैं। वो एक अलग सिलसिला है कि आप किसी फिल्मी एक्टर को ले आए और कर दिया, वो उसकी अलग समस्याएं हैं। लेकिन थिएटर देखने वाले लोग हैं, लाइन में लग के पैसे से टिकट लेकर। एक वक्त था जब हम इनविटेशन भेजते थे, टेलीफोन करते थे, व्यक्तिगत रूप से मिलते थे कि भैया आना नाटक देखने के लिए, रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। तब भी कोई कोई आता था, ज्यादातर नहीं आते थे। अब इतना बदलाव तो आया है कि व्यक्ति खुद पैसा खर्च करके अपना समय देकर थिएटर देखने के लिए आने को तैयार है, बशर्ते कि हम उसकी जरूरत को पूरा करें। जो उसकी समझ में आता है, उसका समय और पैसा उसे लौटना चाहिए। अगर हम उस पर टिकट ले रहे हैं उससे, और उसके बदले में वो अपना समय और पैसा हमें दे रहा है, तो उस समय और पैसे का पूरा प्रतिदान उसे मिलना चाहिए, तभी हम ठीक काम कर पा रहे हैं। लेकिन शुरू के 25 सालों में, 30 सालों में हम लोग क्या करते थे, अरे हिंदी थिएटर अब शुरू हो रहा है, तो उसे बहुत छूट देते थे। हम मूल्यांकन नहीं करते थे, वो अपेक्षा भी नहीं करते थे, नाराज होते थे कि भाई अभी हिंदी थिएटर है कहाँ, हम कर रहे हैं, ये क्या कम है। और उसके साथ वो नेपथ्य की दुखद कथाएं, मैंने पीएफ से पैसा लेकर थिएटर कर रहा हूँ, मैं मांग के थिएटर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। चलो यार ठीक है, नए नए लोग हैं, उसके बहुत छूट देती गई। लेकिन अब 40-50 साल हो गए करते करते थिएटर को, तो अब तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए ना, कि उसकी उपलब्धियां क्या है। सिर्फ संभावनाएं हैं, संभावनाएं हैं, बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, ये करते करते तो थिएटर नहीं आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही मूल्यांकन करने लगते हैं, समीक्षक दोषी माना जाता है। वो कहते हैं साहब समीक्षक आया, 2 घंटे उसने नाटक देखा और पास और फेल करके चला गया। हमने 3 महीने से लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ रखा है, काम छोड़ रखा है, और ये अपना
जज बन के आते हैं और आर पार कर देते हैं। इन्हें क्या पता हमारी समस्याएं क्या है हमारा। तो इस पर बहुत विवाद बहुत समय तक चला। हम एक छोटी सी पत्रिका निकालते थे अभिनय नाम से, अंतर्देशीय नाट्य पत्र पर छपता था वो। तो उसके तहत कई गोष्ठियां भी कराते थे हम। तो एक बार इसी विषय पर गोष्ठी कराई थी। तो जितने भी राम गोपाल बजाज, M.K. रैना और तमाम लोग थे वहां पर, और क्रिटिक्स में से भी कुछ लोग थे, कविता नागपाल थी, मैं था, रोमेश चंद्र थे, और भी 2-3 लोग थे। तो वहां समीक्षक को इस तरह से लताड़ा गया कि गोया अगर थिएटर नहीं आगे बढ़ पा रहा तो उसकी सारी जिम्मेदारी इस व्यक्ति की है। और रमेश मेहता हुआ करते थे उन दिनों में, बहुत पॉपुलर थिएटर करते थे, लाइनें लगती थी, ब्लैक में टिकट बिकते थे उनके। तो उनके थिएटर को खत्म भी इन्हीं समीक्षकों ने किया, और वो मरते दम तक, यानी लगभग जीवन के 30 साल उन्होंने सन्यास में बिताए, बिल्कुल थिएटर छोड़ दिया। क्योंकि जब ये 60 के बाद नया आंदोलन शुरू हुआ तो जितने भी समीक्षक थे वो सारे के सारे उसकी प्रशंसा में लग गए और इसको इग्नोर करने की कोशिश की कि ये तो व्यावसायिक किस्म का लोकप्रिय थिएटर है। दिनेश ठाकुर ने एक इंटरव्यू में, मेरी एक इंटरव्यूज की भी किताब है रंग साक्षात्कार नाम से, तो नवभारत टाइम्स के लिए किया करता था मैं बहुत समय तक। उनका था कि जो भी बाहर से आए आप हमारे लिए कर दीजिए। तो दिनेश तो खैर बहुत व्यक्तिगत मित्र थे, घर ही आना जाना होता था। तो बात हुई तो मैंने कहा यार तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ी समस्या यही है कि तुम बड़ा पॉपुलर थिएटर करते हो, सीरियस थिएटर नहीं करते, इसलिए लोग सीरियसली नहीं लेते। तो तब मैं इंडिया टुडे जो पत्रिका निकलती है हिंदी की शुरू हुई थी तब, और उसमें दिनेश ठाकुर को हर साल बुलाया जाता था। तो संपादक थे चावला, हिंदी के क्या नाम, प्रभु चावला। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप दिनेश ठाकुर का जो फेस्टिवल में उन्होंने नाटक किए हैं उस पर हमें एक राइटअप लिख दीजिए। मैंने कहा वो तो चले गए कि बातचीत थोड़ी करके और उनको आप वो कर दीजिए। कहते कोई बात नहीं, हम एयर फेयर देंगे, आप जाके बात करके आ जाइए। मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि एक पत्र का संपादक ये कह रहा है कि 4 लाइनों की बात करने के लिए आप बाय एयर चले जाइए और आ जाइए, हम पे करेंगे। मैंने कहा जी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जरूरत हुई तो मैं फोन पर बात कर लूंगा, लेकिन मैंने बात की है उनसे। तो उसमें जो रिव्यूज निकले थे वो सारे के उनके नाटक बम्बैया होते हैं। सबसे बड़ा विरोध ये है कि वो उनका थिएटर बम्बैया थिएटर है और वो पॉपुलर थिएटर करते हैं, सीरियस नहीं करते। तो दिनेश ने ये कहा था उसके जवाब में कि मैं थिएटर को पॉपुलर करता हूँ, पॉपुलर थिएटर नहीं करता। तो उस सेमिनार में अरुण कुकरेजा ने कहा था कि समीक्षक तो बलात्कारी है रंगमंच का, इसे तो जितनी दूर रहा जाए उतना अच्छा है। और बहुत बहुत भारतेंदु से लेकर और उससे पीछे जाकर, या है वदन की चर्चा सुन रहा था मैं कि कल किसी के गिरीश कार्नाड के नाटक की, तो उसमें एक डायलॉग आता है कि ये बच्चा कभी हंसा नहीं, वो जो है वदन में बच्चा है। तो लोग कहते हैं कि जरूर समीक्षक रहा होगा ये कभी हंसता ही नहीं है, इसे कुछ पसंद ही नहीं आता।
तो समीक्षक जो है वो कोई फूल को खा जाने वाला कीड़ा है, कभी कोई गंदी नाली का सुअर है, कितने कितने नामों से उसे बुलाया जाता है। और कई बार तो ये कह दिया जाता है कि आप हमारा थिएटर देखने मत आइए, बाकायदा निषेध कर दिया जाता है। और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, कविता नागपाल के साथ भी हुआ है। उन्होंने कहा भाई आप ना देखें, हम आपको इनवाइट नहीं कर रहे। मैंने कहा टिकट है, आप कैसे मना कर सकते हैं, देखने से नहीं रोक सकते आप मुझे। तो बहुत सारे अनुभव हैं, अच्छे भी हैं, बहुत बहुत अच्छे भी हैं। आलोचना के बावजूद वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से रहे, जिनकी बहुत कटु आलोचना की मैंने, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ठीक बात कही आपने, संशोधन भी किए उन्होंने। लेकिन ऐसे 5% लोग रहे, 95% ऐसे लोग मिले जो ईगर तो बहुत होंगे कि क्या लिखा हमारे बारे में, लेकिन कभी ये शो नहीं करेंगे कि आपके रिव्यू को उन्होंने देखा है या उसको कोई महत्व देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। रिव्यू हर कोई चाहता है, समीक्षा हर कोई चाहता है, लेकिन समीक्षा को कोई नहीं चाहता। उसका मतलब ये है, उस जिस गोष्ठी की बात कर रहा था मैं, उसमें शायद राम गोपाल बजाज ने ये बात कही थी, या रेडियो के दीनानाथ हुआ करते थे, बहुत बड़े अभिनेता थे, ए ग्रेड के। पाकिस्तान के युद्ध के समय चिरंजीत के नाटकों में ढोल की पोल प्रोग्राम आता था, तो उसमें लीड एक्टर वही हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमें समीक्षकों की नहीं जज की नहीं, वकीलों की जरूरत है, जो हमारा पक्ष रख सके, हमारा प्रचार कर सके। हमें सरकारी वकील नहीं चाहिए, हमें अपना वकील चाहिए। जो तो हमें प्रशंसक की जरूरत है इस वक्त, जो हमारी सहायता कर सके, ना कि हमारा मीन में एक निकालता रहे। तो और ये बात आप 30-35 साल का थिएटर करने के बाद कर रहे हैं, तो ये बड़ी हास्यास्पद बात है। तो ये दोनों तरह के अनुभव हैं। समीक्षक को बहुत सम्मान भी मिलता है और समीक्षक को गालियां भी खानी पड़ती हैं। तो ये बहुत व्यक्ति सापेक्ष सी बात है। अगर आप चाहें तो समीक्षक आपको सुझाव भी देता है, उसे सुधार भी सकते हैं। और ऐसे दूसरे निर्देशक हैं जिन्होंने समीक्षा के अनुसार अगले शोज में बदलाव किए। और डॉक्टर प्रभाकर श्रोत्रिय अब नहीं रहे, इला उनका नाटक आया था एक, उसकी पहली समीक्षा मैंने की थी सारिका में, और मैंने बहुत सारी खामियां उनको गिनाई थी कि इस अंक में ये गलत है, या इस दृश्य को इस दृश्य से मिला देना चाहिए था, वगैरह वगैरह बहुत सुझाव दिए थे। तो मैं जानता नहीं था, परिचित था नहीं मैं, और जबरदस्ती किसी मेरे मित्र के थ्रू उन्होंने कहा था कि वो आलोचना कर दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने कर दी। तो करीब 1 महीने बाद उनका पत्र आया मुझे, और इतने गदगद भाव से उन्होंने लिखा कि मुझे बहुत हैरानी हुई। मेरे लिए ये पहला अनुभव था कि इतनी आलोचना करने के बाद भी कोई उसकी प्रशंसा कर सकता है। उन्होंने यहां तक लिखा कि मैंने कम से कम 10 लोगों को अपना नाटक सुनाया होगा, और आज मुझे ये लगता है कि मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। अगर मैं आपसे मिल पाता पहले तो ये सारे संशोधन मैं कर सकता था, और अब इसके दूसरे संस्करण में मैं निश्चित रूप से करूंगा, और उन्होंने किए। तो ऐसे लोग भी हैं, और अंत तक वो मेरे इतने मित्र रहे
हालांकि मुझसे बड़े थे, 10-1 साल बड़े थे, और तमाम पत्रिकाओं के संपादक रहे। जहां भी गए सबसे पहले वो कहते थे इस अंक में तो आपका लेख जाना ही जाना है। बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। रंजीत कपूर का रिव्यू, रंजीत कपूर शुरू से मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, या मैं प्रशंसक रहा हूँ, कुछ भी मित्र तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ वो मेरा रिगार्ड करते हैं और मैं उनको पसंद करता हूँ। लेकिन एक बार उन्होंने एक ऐसा नाटक किया कि शुरू से मुझे इतना खराब लगा, मैंने कहा ये रंजीत ने क्या किया। तो जब नाटक शुरू होने वाला था तो मैं बैक स्टेज में गया, मैंने कहा उससे विश कर दूं मैं। तो एक एक्टर दौड़ता हुआ आया, कहता है अभी नहीं मिल सकते, वो लास्ट सीन की ब्लॉकिंग कर रहे हैं। 10 मिनट बाद पर्दा उठने वाला था। और जब मैंने नाटक देखा तो मुझे लगा कि वो सही कह रहा था, ये नाटक तो यही तैयार हुआ लगता है, इसकी तैयारी वैयारी की नहीं है रंजीत ने। लेकिन और आधे नाटक को देखने के बाद काफी लोग उठकर चले गए। मेरा भी मन हुआ कि जाऊं यार, ये तो बड़ा मुश्किल है इसे झेल पाना। ये क्या किया है रंजीत ने। नाम भी मुझे याद है, मेरा मित्र भूतनाथ। लेकिन जब मैं आखिर के 10 मिनट बाद नाटक देखकर निकला तो मेरी धारणा बिल्कुल बदल गई थी। मुझे लगा ये छोटी मोटी गलतियां जो मैं देख रहा था ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण वो प्रभाव है जो इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूं, वो है रंजीत का। लेकिन वो भी रंजीत ने किया, तो मैंने बहुत कटु आलोचना की थी उसकी। तो जब मैं नहाने के आलोचना लिखकर नहाने के लिए गया तो पीछे से पत्नी ने पढ़ लिया उसे। अक्सर मैं दिखाता नहीं, पढ़ लिया तो उन्होंने कहा अरे ये क्या लिखा है आपने। मैंने कहा रिव्यू है, और अभी मैं अखबार में तब वो मेल वगैरह की तो सुविधा होती नहीं थी, जनसत्ता में लिखा करता था मैं, बाद में नवभारत टाइम्स भी, तो वहां जाना पड़ता था देने के लिए। और 1 बजे प्रेस मैटर चला जाता था तो 1 बजे से पहले पहले देना होता था। तो मैं आखिरी वक्त में खत्म करता था, और कई बार तो ये कहता था यार इसका शीर्षक लगा लेना, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, टाइम नहीं मिला मुझे। इस तरह तो कहने लगे इतना पूरे थिएटर में अब आपका एकमात्र दोस्त वही बचा है अब उसे क्यों नाराज कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं तो कोई ठेका थोड़ी लिया है कि हर बार मैं प्रशंसा ही करूंगा। जो मुझे अच्छा लगा मैंने प्रशंसा की उसका, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। तो लेकिन आखिर में मैंने उसमें ये पंक्ति लिखी थी कि रंजीत के बारे में मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि वह अपनी प्रतिभा को पूरे जोर शोर के साथ खत्म करने में लगे हुए हैं। किसी भी प्रोडक्शन में पिछले 5 साल से लगातार गिरावट आ रही है और वो पूरी मेहनत नहीं करते, अब अपनी प्रतिभा पर ज्यादा निर्भर करते हैं और परिश्रम पर बिल्कुल नहीं करते, और अपनी पारिवारिक जो जीवन है उसको उन्होंने इतना महत्व दे दिया है कि उनके पास समय और पैसा कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वो भाड़े के थिएटर पर उतर आए हैं कि कहीं से भी ग्रांट मिल गई, जैसे तैसे हफ्ते भर में कर करा के दे दिया। तो इससे बचना चाहिए, हमें बहुत उम्मीद है उनसे, तो क्योंकि वो उनके व्यक्तिगत कई सिलसिले थे ही, ऑफ द रिकॉर्ड बात है। तो खैर छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन उनका ऐसा था कि बहुत फैला लिया था उन्होंने, 2-3 जगह व्यस्त रहते थे। तो
तो मैंने यही कहा कि मैंने कहा ठीक है, उनके पारिवारिक दबाव बहुत से हैं, उससे भी थोड़ा सा अपने आप को समझाएं और पर्याप्त समय दें। तो थिएटर में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो जब रंजीत मिले तो ऐसे दौड़ के गले मिले मुझे वो, कि डॉक्टर साहब आपने वो जो रिव्यू लिखा है वो मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे सचेत कर दिया कि सचमुच मैंने अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं की है और अब मैं जरूर ध्यान रखूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आपकी समीक्षा तो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूं, कोई भी प्रोडक्शन शुरू करूं तो उसे एक बार पढ़ लेता हूं। आपने मुझे इतना गाइड किया है, मेरी लाइफ में मैं जो कुछ हूं उसमें आपका योगदान है। तो ऐसे लोग भी हैं और वैसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम जान से मार देंगे अगर आपने हमारे बारे में लिखा। एक और बहुत बड़े नाटककार हैं, हमारे मित्र ही हैं, मित्र थे मतलब, उनके पहले नाटक की सबसे बड़ी समीक्षा मैंने लिखी थी। उनके नाटक का तमिल अनुवाद हुआ तो उसके लिए उन्होंने भूमिका मुझसे लिखवाई और एक बार इंडिया टुडे में उनके नाटक के प्रस्तुतिकरण की समीक्षा मैंने की, जिसका शीर्षक था नाम बड़े और दर्शन छोटे। दर्शन छोटे नहीं, नाम बड़े और दर्शन ... नाटक उनका था, किया बड़े निर्देशक ने था, अभिनेता भी बड़े थे, लेकिन नाटक ढीला ढाला था। बंबई चले गए थे वो, वहां से उन्होंने मुझे पत्र लिखा जो हफ्ते में 3 दिन कम से कम हम आपस में जरूर मिलते थे, या तो मैं उनके घर पर होता था या वो मेरे घर पर होते थे। वहां से उन्होंने पत्र लिखा, महोदय, इंडिया टुडे के इस अंक में मेरे नाटक की अधकचरी समीक्षा मैंने देखी और बहुत आगे तक, कि अगर आइंदा आपने कभी मेरे किसी नाटक की समीक्षा की तो मैं मानहानि का दावा कर दूंगा आप पर। और वो पत्र फिर मैंने उत्तर के साथ कई पत्रों में छपवाया और लोगों ने मतलब लोग उन पर जो रिसर्च करते थे वो मुझे पत्र लिखते थे कि उनका फोन नंबर बता दीजिए, उनका पता बता दीजिए। वो जवाब नहीं देते, वो ये नहीं करते। वो मैंने कहा भाई मैंने क्या ठेका ले रखा है? कहते नहीं, आपने इतना बड़ा लेख लिखा है, नेमी जी ने किताब एडिट की, उसमें वो लेख संकलित है। तो पहला सबसे बड़ा लेख उनके पक्ष में मैंने लिखा, लेकिन अब हमारी आमने सामने एक मीटिंग में हम लोग इकट्ठे थे, 5 लोग थे, और जब हम उठे तो हमने आपस में सबने हाथ मिलाया और वो और मैं एक दूसरे से बिना हाय किए हुए चले गए। आमने सामने पड़ जाए, अब वो दिल्ली आ गए हैं तो कई बार तो नहीं, लेकिन 2-1 बार आमने सामने पड़े तो बिल्कुल कोई बातचीत ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं। तो सभी तरह के अनुभव होते हैं और समीक्षक सबके निशाने पर रहते हैं क्योंकि वो सबको अपने निशाने पर रखते हैं तो उन्हें इसके लिए तैयार रहना होता है। तो लेकिन मेरे अनुभव अच्छे बुरे सभी तरह के हैं, पर मुझे इस बात की खुशी है कि जिनको बुरा लगा उनके लिए भी लिखा मैंने पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ। बस ये मुझे खुशी है और उनसे भी मुझे सीखने का मौका मिला कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उनका भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने मेरी आलोचना की। क्या